नमस्कार प्यारे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले न्यूज़ नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम उपस्थित हैं MCQ की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज अपनी चला रखी थी, उसके ही कुछ क्वेश्चन हैं। इस वीडियो को मिस करना, अंतिम तक जरूर देखना, आपको इसके द्वारा आज कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर प्लीज़ 1000 सब्सक्राइब ज़रूर करवा दीजिएगा, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब होने से अपनी लाइव स्ट्रीम चालू करेंगे। लाइव जो भी होगा सब कुछ लाइव अपनी करने की कोशिश आप करें। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड जरूर कर दें, एक व्हाट्सअप ग्रुप या एक टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विद्युत बल रेखा होती है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक जो लाइनें होती हैं वो, उनके बारे में तो आपको सुना होगा कि विद्युत बल चुंबकीय बल रेखाओं। आज अपन बात कर लेंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उनके गुण धर्म में से निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन गलत कथन अपना पहचानना है। तो ये सबके इनके गुण धर्म है। ठीक है, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं इनके गुण धर्म है। तो बात कर लेते हैं इसकी गुणधर्म की। तो ये धनावेशी से लंबवत बाहर निकलती है, बिल्कुल सही बात है जी। धनावेशी से बाहर निकलती है। ऋण आवेश में लंबवत प्रवेश करती है, सही बात है। धनावेशी से निकलती है और ऋण आवेश में प्रवेश करती है, ठीक है, सही बात है। और उसके बाद बात कर लेते हैं, यदि आवेश चलायमान हो तो विद्युत बल रेखाएं भी चलायमान होती है, ये भी सही बात है इनकी। ठीक है, तो बच्चा ऑप्शन ए की अपने पास, वो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैसे धनावेश कैसे निकलती है। मान लो ये एक आवेश है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ से निकली धनावेश, ये एक बल रेखा होगी और इसके बाद ये होगी और इसके बाद ये बल रेखा होगी। ठीक है, और ये कौन सा आवेश है, धनावेश, और ये है माइनस का आवेश। ठीक है, ऋण आवेश यहाँ से प्रवेश करके इसमें घुस गई और यहाँ से इसमें घुस गई, इसमें घुस गई। ठीक है, और ऐसे कुछ होता है इसका डायग्राम। ठीक है, अगर आवेश चलायमान हो तो बल रेखाएं भी क्या होती है, चलायमान होती है और एक दूसरे का भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, ये भी इस बात का ध्यान रखना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे लिए एक अच्छा सा लाइक जरूर कर दें यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ईंधन की सप्लाई को हटाना, ईंधन को सप्लाई से हटाना आग शमक की कौन सी विधि के अंतर्गत आती है। देखो इसके अंदर 3 विधियां हैं आग शमन की, जैसे अपने बुझाते हैं आग को, उसके अंदर डिवाइड किया हुआ विधियों को। ठीक है, शीतलक पहला आता है शीतलक विधि में। तो अपने क्या करते हैं, शीतलक का मतलब ठंडा होता है। ठीक है, तो क्या है, ऊष्मा को रोकना, ऊष्मा को रोकना। वो तो कौन सी विधि हो जाएगी, ऊष्मा के द्वारा रोकते हैं, उस विधि को कहते हैं शीतलक विधि। ठीक है, दूसरा आता ऑप्शन अपने पास चिकरण विधि, जिसको बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, स्मूथरिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्मूथरिंग विधि, स्मूथरिंग विधि। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि ऑक्सीजन को सप्लाई से हटा देना। ठीक है, ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन को सप्लाई से अपने हटा देते हैं, तो उस समय चिकरण विधि कहलाती है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे, मतलब ऑक्सीजन को रोकना, मतलब हवा को रोकना एक प्रकार से। किस तरीके से रोक सकते हैं, मिट्टी के द्वारा मिट्टी डाल दो, ऑक्सीजन रुक जाएगी। ठीक है, कंबल डाल दो, फिर भी रुक जाएगी। और एक होता है झाग द्वारा। ठीक है, झाग झाग छिड़क दो तो भी सप्लाई ऑक्सीजन है जो रुक जाएगी। ठीक है, उस समय चिकरण विधि अपने इसका राइट आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है अपने को 2 की ईंधन को सप्लाई से हटाना, तो कौन सी विधि हो जाएगी, स्टार्विंग विधि। ईंधन को सप्लाई से हटाना आग शमन की कौन सी विधि है, स्टार्विंग विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये तो एग्जाम के अंदर आ भी चुका है कि यदि रक्त संचार संचारू नहीं है, रक्त नहीं चल रहा है, तो उसे खालिस्तान देने की व्यवस्था की जाती है। तो उसे क्या देने की व्यवस्था की जाती है, CPR। हाँ जी दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। CPR का मतलब होता है कोडी कोडियोपल्मोरी। ठीक है, कोडियोपल्मोरी रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस, CPR की फुल फॉर्म होती है
कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेंस। ऐसा ना एग्जाम के अंदर आकर ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है कि यदि रक्त सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो तो तुरंत देने की व्यवस्था की जाती है। क्या दी जाती है? कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेंस। आंसर आप कर देना, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का। कह रहा है कि एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है। क्या है? प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो धारा है वो लीडिंग होती है, सॉरी दोस्तों लैगिंग होती है। धारा है जो लैगिंग होती है, पश्चगामी होने का जो रीजन है वो पूछ रहा है अपने को। कारण क्या है? वोल्टेज है, पावर फैक्टर है, बैक ईएमएफ है और उपयुक्त सभी है, ठीक है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो धारा पश्चगामी होने के कारण वो होता है अपने पास बैक, क्या होता है? बैक ईएमएफ, ठीक है। धारा पश्चगामी होने का क्या कारण है समझाऊंगा आपको, देखना। इसको बैक ईएमएफ को बोल सकते हैं अपने को काउंटर ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको? काउंटर ईएमएफ भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो काउंटर ईएमएफ, अब देखो एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ये इसका डायग्राम, ठीक है। और यहाँ से चली, मान लो ये चली अपने पास वोल्टेज, ठीक है। ये क्या चली? वोल्टेज। कलर चेंज कर लेता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ये है अपने पास वोल्टेज, ठीक है। और इसके साथ वोल्टेज चली और इसके साथ ये जो बैक ईएमएफ चलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। बैक ईएमएफ है जो चलना प्रारंभ कर देता है, ईबी जिसको बोल सकते हैं, ईबी बैक ईएमएफ, ठीक है। अब देखो, और जो इसके कारण है जो बैक ईएमएफ इसके साथ ही चल गया, साथ चलने के कारण है जो धारा सा थोड़ा सा लैग पिछड़ जाती है, ठीक है। लैग कर जाती है, पिछड़ जाती है बैक ईएमएफ के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है, ये धारा कब स्टार्ट होती है? जब बैक ईएमएफ का मान मैक्सिमम पॉइंट पर हो, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट पर जब बैक ईएमएफ का मान होता है, जब धारा चलना प्रारंभ होती है प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर। इसी कारण जो धारा है जो पश्चगामी होती है प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर, उसका रीजन है बैक ईएमएफ, ठीक है। बैक ईएमएफ इसका राइट आंसर कर देना। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि में कितनी मशीनों का उपयोग अपने करते हैं, ठीक है। ये होता है डीसी मोटर के अंदर, ठीक है। किसके अंदर होता है? डीसी मोटर के अंदर ये अपने गति नियंत्रण इसके अंदर करते हैं, ठीक है। ये जो वार्ड लियोनार्ड विधि है इसके अंदर अपनी 3 मशीनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। कितनी मशीनों का? 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ कि एक एक होती है एसी मोटर, कौन सी होती है? एक होती है एसी मोटर, सेकंड होती है एस डीसी डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर का गति नियंत्रण करने का तो उसका तो उपयोग लेंगे, ठीक है। डीसी जनरेटर, ठीक है। एक होता है डीसी जनरेटर, काफ़ी महंगी पड़ जाती है। 3 मशीनों अपने इसमें गति नियंत्रण करने के लिए उपयोग में लेते हैं, ठीक है। अब 3 मशीनें होगी, उसके बाद अपने इसके बारे में कुछ और मेरे को याद आ गया तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो वार्ड लियोनार्ड विधि है ये क्या करती है? ये शंट मोटर, ठीक है। शंट मोटर लिख लेना आप, शंट मोटर तथा, आपके रिवीजन के लिए करा रहा हूँ, शंट मोटर तथा कंपाउंड, शंट मोटर तथा कंपाउंड मोटर के लिए ही उपयोगी है, ठीक है। तो इसका एक और बेनिफिट होता है, क्या होता है कि ये वार्ड न्यूलर जो गति नियंत्रण मेथड होता है इसके अंदर अपने क्या करते हैं, दोनों तरीके से अपने क्या है गति नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। एक बेनिफिट होता है, वो क्या होता है? दोनों तरीकों से कैसे? मतलब शून्य से अधिकतम, ठीक है। शून्य से अधिकतम लिख लेना, बहुत ही अच्छा टॉपिक बनता है ये। शून्य से अधिकतम। दूसरा पॉइंट होता है अधिकतम से अधिकतम से शून्य। दोनों तरीके से अपने क्या करते हैं, इसकी स्पीड है जो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक दिष्ट धारा मोटर में होपकिंसन परीक्षण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। होपकिंसन के बारे में आपको बता देता हूं, इसका जो अन्य नाम होता है वो होता है बैक टू बैक टेस्ट, ठीक है। बैक टू बैक टेस्ट, या इसको एक और नाम आ सकता है रीजनरेटिव टेस्ट, ठीक है। रीजनरेटिव जनरेटिव जनरेटिव टेस्ट, ठीक है। रीजनरेटिव टेस्ट, ठीक है। ये क्या करता है? हमेशा हमेशा ऑन लोड पे होता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है? हमेशा फुल लोड पे होता है, हमेशा ये फुल लोड पे होगा।
तो इसके बारे में गलत सही कथन अपने पहचान करना। इसमें दो समरूप प्रकार की श्रेणी मशीनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, श्रेणी नहीं किया जाता है। एक समरूप प्रकार की श्रेणी मशीन नहीं, शंट, एक समरूप नहीं, इसका डी नंबर ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि इसमें दो समरूप प्रकार की शंट मशीनें हैं जो संयोजित की जाती है किसके अंदर, हॉपकिंसन टेस्ट के अंदर, जो हमेशा फुल लोड पर किया जाता है। शंट मशीनें देखो, मोटर, दो समरूप प्रकार की मोटर प्लस के अंदर जनरेटर, ठीक है, मोटर प्लस के अंदर जनरेटर आ जाएगा, ठीक है। दो समरूप प्रकार की शंट मशीनों उपयोग में की जाती है, मोटर और जनरेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक प्रतिकर्षण मोटर की आकृति है निम्नलिखित में से होगी, आयताकार, वृत्ताकार, डायमंड जैसी, नेकलेस जैसी। जो प्रतिकर्षण मोटर होती है उसकी आकृति न तो आयताकार, वर्गाकार, डायमंड जैसी, नेकलेस जैसी इसकी आकृति होती है। मतलब कैसे, जो महिलाओं के गहने होते हैं ना, नेकलेस, नेकलेस होते हैं ना, उसकी जैसी आकृति होती है किसकी, प्रतिकर्षण मोटर की। तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका यूज मैं बता देता हूँ आपको। इसका यूज आपका मोटा मोटा रिवीजन हो जाएगा। पहला यूज इसका होता है प्रिंटिंग प्रेस के अंदर। कौन सा, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर, ठीक है, पेपर मिल के अंदर, पेपर मिल के अंदर, ठीक है। दूसरा आता है लेंथ मशीन के अंदर, ठीक है, इसका यूज किया जाता है किसके अंदर, लेंथ मशीन के अंदर, ठीक है। और इसकी जो संरचना है, उसकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं अपने। डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर के अंदर, इस डीसी शंट मोटर की तरह इसकी जो संरचना है वो होती है, ठीक है। और ये जो मोटर होती है वो क्या होती है, नियत गति, ठीक है, नियत गति पर वर्क करने वाली मोटर होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि एक प्रतिकर्षण मोटर में जो रोटर व स्टेटर के बीच कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, जो प्रतिकर्षण मोटर रोटर व स्टेटर के बीच जो कोण होता है वो 20 डिग्री एंगल पर होता है, ठीक है। अब देखो, अब इस कोण को अपने बढ़ाते हैं, इस कोण को अपने बढ़ाते हैं तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी या घटेगी, बताओ बताओ, बढ़ेगी या घटेगी। जी दोस्तों, आपने सही सोचा। अगर इस एंगल को अपने बढ़ाते हैं, जो इसकी स्पीड होती है प्रतिकर्षण मोटर की वो क्या कर दी है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर इसको अपोजिट कर लो, एग्जाम के अंदर आए कि रिपल्शन मोटर का जो एंगल है रोटर व स्टेटर के बीच, अगर उस एंगल को घटा दिया जाए तो उसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह क्या है, मोटर की गति है जो कम हो जाएगी, ठीक है। कोण को कम करते ही मोटर की स्पीड है वो कम हो जाती है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर में हैंडल की स्थिति अगर मध्यम में है तो मोटर स्टार में चलेगी, डेल्टा में चलेगी, मोटर बंद रहेगी, इनमें से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं, स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कंडीशन, हैंडल की 3 कंडीशन आती है, ठीक है। कौन कौन सी आती है, स्टार्टिंग के समय और रनिंग के समय और मध्यम में, ठीक है। और मध्यम, स्टार्टिंग के समय जो मोटर स्टार्टर का हैंडल होता है वो होता है स्टार में, ठीक है। स्टार्टिंग के समय जो, यहाँ पे लिख लो, स्टार्टिंग के समय जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, स्टार्टिंग के समय स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो हैंडल होता है वो स्टार में होता है, तो मोटर क्या करती है, स्टार में चलती है, ठीक है। डेल्टा में कब चलेगी, जब स्टार डेल्टा स्टार्टर का हैंडल रनिंग अवस्था में हो, ठीक है। जब हैंडल क्या है, रनिंग अवस्था में हो। अगर हैंडल की स्थिति अगर मध्यम में है तो मोटर क्या रहेगी, बंद रहेगी, ठीक है। मोटर क्या रहेगी, बंद रहेगी। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रियोस्टेट स्टार्टर निम्नलिखित में से कितने एचपी की मोटर के लिए उपयोगी है। तो 20 एचपी से 100 एचपी, 100 एचपी से 500 एचपी, 20 एचपी से 90 एचपी, 20 एचपी से, डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 20 एचपी से 50 एचपी तक, ठीक है जी। राइट आंसर है जो डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो रियोस्टेट स्टार्टर होता है वो 20 एचपी से 50 एचपी तक की जो मोटरें होती है उसके लिए उपयोगी होता है। अब इसकी एक नोट पॉइंट आप डाल के लिख लो, क्या लिख लो, नोट पॉइंट डाल के लिख लो
कि जो रियोस्टेट स्टार्टर होता है ये हमेशा कौन सी मोटर के लिए उपयोगी होता है, ठीक है, स्लिप रिंग मोटर, ठीक है, स्लिप रिंग मोटर के लिए ओनली फॉर यूजेस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए उपयोगी होता है रियोस्टेट स्टार्टर, ठीक है, ओनली इसी के लिए लगता है। और ये 20 एचपी से 50 एचपी तक की मोटरों के लिए स्टार्ट करने के लिए उपयोग में इसको लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये देखो क्वेश्चन कह रहा है कि शिखर से शिखर मान होता है शिखर मान का 4 गुना, शिखर मान का 1/2, शिखर मान का 1/4, शिखर मान का 2 गुना। अब देखो ये होता है अपने पास वेव, ठीक है, ज्यातरंग। और इसके अंदर अपने शिखर मान की बात करें तो ये होता है शिखर से शिखर मान। कौन सा वाला? ये होता है शिखर से शिखर मान। अब देखो शिखर मान कौन सा होता है, ये है ना पीक वैल्यू इसकी। तो ये देखो शिखर मान तो कैसे, ये 2 गुना होता है किसका? शिखर से शिखर मान। शिखर मान का हमेशा 2 गुना होता है, ठीक है। अपने सिंपल भाषा में बात कर लेते हैं, IPP शिखर से शिखर मान 2 गुना होता है किसका? शिखर मान का, ठीक है। इसका अपोजिट भी आ सकता है, ठीक है। अब वो अपोजिट आए तो आधा कर देना, ठीक है। अब 2 गुना होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर आप कर देना, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का। कह रहा है कि कैपेसिटर का डिस्पेंस फैक्टर है किसके किसके प्रयोग द्वारा नापा जाता है, ठीक है, खालिस्तान के प्रयोग द्वारा नापा जाता है। तो डिस्पेंस फैक्टर है जो कैपेसिटर का, वो हमेशा शेयरिंग ब्रिज से के प्रयोग से द्वारा मापा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? शेयरिंग ब्रिज के प्रयोग द्वारा मापा जाता है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? अनंत होगा, कुछ ओम होगा, कुछ किलो ओम होगा, या कुछ शून्य होगा। देखो देखो ये बात कर रहा है जब कैपेसिटर की जो प्लेटें हैं वो दोनों आपस में शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। कैपेसिटर की प्लेटें हैं जो आपस में शॉर्ट हो जाती है, तो उस समय एक बात तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया कि ओम मीटर जो होता है कैपेसिटर शॉर्ट होता है उसमें किस मीटर के द्वारा अपने पठन या पाठ्यांक लेते हैं? ओम मीटर के द्वारा इसका पाठ्यांक किया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कैपेसिटर की दोनों प्लेटें शॉर्ट हो जाती है उस समय जो कैपेसिटर का पाठ्यांक होता है वो जिसका आंतरिक प्रतिरोध ओम मीटर का आंतरिक प्रतिरोध वो शून्य हो जाता है, ठीक है। कैपेसिटर की दोनों प्लेटें शॉर्ट होने पर इसका आंतरिक प्रतिरोध है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, कैपेसिटर क्या है? सही कंडीशन के अंदर है। जब कैपेसिटर सही कंडीशन के अंदर है, जब ओम मीटर का पैमाना क्या होता है अपने पास? अनंत हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? अनंत। उस समय राइट आंसर कर देना। उस समय वो क्या करता है? एक खुला परिपथ की तरह वर्क करता है। क्या करता है? एक खुला परिपथ की तरह वर्क करता है, ठीक है। कैपेसिटर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा बताने की लोड नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग, जैसे कि मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में, आर्क वेल्डिंग होती है जो धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर वर्क करती है, ठीक है। कौन से सिद्धांत पर? धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर वर्क करती है। इसका जो औसत विद्युत गुणांक होता है, औसत विद्युत शक्ति गुणांक होता है वो कितना होता है अपने पास? 0.85। कितना होता है? 0.85 होता है। आर्क वेल्डिंग जो धारा की ऊष्मीय सिद्धांत पर वर्क करती है उसका औसत शक्ति गुणांक 0.85 होता है। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो 15 है ना, 15 छूट गया ना, 15 सॉरी दोस्तों, 15 टाइपिंग एरर है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, कल ले लेंगे उस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन था वैसे वो। तो 16 नंबर क्वेश्चन अपने ले लेते हैं कि एक असमान ईएमएफ वाली, दोनों जिनका ईएमएफ है वो असमान वाली बैटरियों को कौन से क्रम में जोड़ा जा सकता है? असमान है दोनों का ईएमएफ, ठीक है। किसी का 5 वोल्ट है तो किसी का 9 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो असमान समांतर में लगाया जा सकता है? नहीं जी दोस्तों, समांतर में इसको नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो समांतर में लगाने पर जो अधिक अधिक वोल्टेज की जो बैटरी होगी वो क्या होगी? जो कम वोल्ट की बैटरी होगी उसको जो अधिक वोल्ट वो आवेशित करने लग जाती है, ठीक है। क्या होगी कि 9 वोल्ट की बैटरी है, फुल चार्ज है, और 5 वोल्ट की बैटरी, तो उसके द्वारा वो वोल्टेज वो ट्रांसफर करने लग जाती है। इसके लिए इसको समांतर क्रम में नहीं लगाया जा सकता असमान आवेश की बैटरी को। हाँ, श्रेणी क्रम में इसको लगाया जा सकता है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देंगे।
ठीक है। और इसके अंदर बाकी ऑप्शन है ही नहीं, बचे नहीं, तो ये देखो सी नंबर दोनों में नहीं लगाया जा सकता, श्रेणी में अपने लगा सकते हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि खालिस्तान के लिए शैलों को पार्श्वबंध संयोजित किया जाता है। यहाँ को लिखा गया ना, यहाँ का मतलब होता है पार्श्वबंध का मतलब होता है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में अब याद आ गया होगा सबको, बैटरियों को सेलों को जो समांतर क्रम में है वो किस लिए संयोजित किया जाता है? करंट की रेटिंग, करंट की क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है। करंट की जो करंट बढ़ाने के लिए अपने बैटरियों को किस, सिंपल सी भाषा है, करंट को बढ़ाने के लिए किस क्रम में लगाते हैं? बैटरी को समांतर क्रम में। ठीक है। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए बैटरी को किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम में, या श्रृंखला आ सकता है पार्श्व। ठीक है। इसको बोलते हैं समांतर, श्रृंखला इसको बोलते हैं श्रेणी को। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर देखो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मैनोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। अब देखो अपने को इंस्ट्रूमेंट दे दिया और पूछा है कि क्या माप सकते हैं। देखो पहिए की गति है, सबको पता है, टेकोमीटर के द्वारा पहिए की गति माप सकते हैं। विशिष्ट गुरुत्व किसे मापते हैं? हाइड्रोमीटर के द्वारा। विशिष्ट गुरुत्व या अपने बोल सकते हैं इसको आपेक्षित घनत्व। बैटरियों के अंदर आपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं आर्द्रता मापने के लिए, तो हाइग्रो, कौन सा मीटर? हाइग्रोमीटर माप। ठीक है। बचा ऑप्शन अपने पास एक ही है, तो दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो अपने को पता नहीं है कि मैनोमीटर की क्या मापता है, पर अपने को ये तीन पता है कि पहिए की गति टेकोमीटर मापता है, ये कन्फर्म है। विशिष्ट गुरुत्व हाइड्रोमीटर मापता है, ये अपने को कन्फर्म है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर मापता है, ये अपने को कन्फर्म है। ठीक है। अब तीनों कन्फर्म हो गए, तो बचा ऑप्शन एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने की आप कोशिश किया करो। ठीक है। तभी सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक विद्युत चुंबक का चुंबकीय बल कैसे बढ़ाया जा सकता है? धारा को कम करके। ठीक है। धारा कम करेंगे तो विद्युत चुंबकीय बल वो कम हो जाएगा। घुमावों की संख्या, टर्न्स कम करके, नहीं जी। मोटाई को बढ़ाकर। हाँ, ये नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगर अपने धारा को इंक्रीज करते हैं तो चुंबकीय बल भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन अपने ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि डीसी मशीन में डमी क्वाइल का उपयोग या उद्देश्य क्या है? दक्षता बढ़ाने के लिए, नहीं जी। कम्यूटेशन सुधारने के लिए, नहीं जी। ब्रश उपयोग में लेते हैं अपने। मशीन की लागत कम करने के लिए, नहीं जी दोस्तों। हाँ, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्मेचर की यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए डमी क्वाइल का उपयोग अपने लेते हैं। ठीक है। डमी क्वाइल, एक इसका और लिख लेना पॉइंट नोट में कि यह जो क्वाइल होती है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यह क्वाइल हाँ, कि यह जो क्वाइल होती है वो क्या होती है? विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती है। ठीक है। क्या होती है? विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती है। ठीक है। केवल इसका वर्क क्या है? आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए डीसी मशीनों के अंदर डमी क्वाइल का उपयोग अपने लेते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें यार, एक अच्छा सा कमेंट आप मेरे लिए ये जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।